गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। देखिए, आज अपना CMA इंटर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर हुआ है और इस पेपर के ऊपर अपन बात करें तो ओवरऑल अपन इसकी बात करें तो पेपर अच्छा है, मॉडरेट है पेपर। और MCQ थोड़े से स्टैंडर्ड वाले हैं, 2-3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, बाकी जो हैं मॉडरेट क्वेश्चन हैं। सिंपली आप सबसे हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा स्कोर आपका होगा। चलिए अपन टाइम वेस्ट किए बिना अपन MCQ क्वेश्चन पे अपन डिटेल एनालिसिस आज करने वाले हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, बेसिक आपका मॉड्यूल 1 में से पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। आपको ये 4 स्टेटमेंट गिवन है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फर्स्ट कह रहा है फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ एन एंटरप्राइज आर ट्रीटेड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम एज एविडेंस के रूप में कोर्ट ऑफ लॉ में अपन प्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय 2 डिफरेंट अकाउंटेंट विल ऑलवेज शो आइडेंटिकल रिजल्ट। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आइडेंटिकल रिजल्ट हो। रीजन ये है कि जो हम अकाउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टिमेट्स यूज करते हैं, उन अकाउंटिंग एस्टिमेट और पॉलिसीज की वजह से हमारे रिजल्ट्स, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट्स हमारे डिफरेंट हो सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन एनी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। नो, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हमें फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल कि हम कॉर्पोरेट्स के या कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो एज पर कंपनीज शेड्यूल 3 हैं या जो भी गवर्निंग अथॉरिटीज हैं उसकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को हमें फुलफिल करनी होती है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट कह रहा है कि ओनली क्रेडिट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नो, हम कैश ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं। दिस स्टेटमेंट आल्सो फॉल्स। सो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज शोन इन द ट्रायल बैलेंस देन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्लोजिंग इन्वेंट्री फॉर इट, क्लोजिंग एंट्री फॉर इट विल बी रिक्वायर्ड। बोले जब हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है तो उसको हम बोलते हैं एडजस्टेड परचेज, मतलब परचेज में से क्या किया हुआ होता है, माइनस किया हुआ होता है। जनरली आप देखते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे मिलता है और उसके लिए हम उसको 2 जगह दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में, और उसकी एंट्री करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। बट जब ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है तो इट मीन्स ट्रायल बैलेंस के अंदर आ रहा है, ऑलरेडी हम उसकी एंट्री पास कर चुके, उसकी कोई एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो एंट्री नॉट रिक्वायर्ड। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन ये आपका AS में से पूछा है, AS 11 में से पूछा है। 2 तरह की ट्रांजेक्शन की अपन बात करते हैं यहाँ पे, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन एंड फॉरेन ऑपरेशन। जब फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन की बात करते हैं तो उनको हम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल गुड्स इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, फॉरेन करेंसी में बोरोइंग्स देना, फॉरेन करेंसी में लोन प्रोवाइड कराना, एटसेट्रा, एसेट परचेज करना, एसेट डिस्पोज करना, तो ऑल आर दीज आर फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। सो फर्स्ट इज buying or selling the goods or services priced in the foreign currency, obviously this is the foreign currency transaction. Lending and borrowing when the amount are denominated in the foreign currency, ये भी हमारा foreign currency transaction है। Acquisition and disposal of fixed assets denominated in foreign currency, yes, ये भी हमारा foreign currency transaction है। So right answer is all of the above, ये ही तीनों हमारे foreign currency transaction है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन, जैसे कि बिजनेस एंटिटी इज द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, नॉट अकाउंटिंग कन्वेंशन। सो डिस्क्लोजर, कंजर्वेटिज्म एंड मैटेरियलिटी, ऑल दीज आर द अकाउंटिंग कन्वेंशन। और पूछा कि नॉट एन अकाउंटिंग कन्वेंशन, सो बिजनेस एंटिटी इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, नॉट द कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका यूनिट 1 में से पूछा गया है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के ऊपर है। चलिए यहाँ पे कुछ वर्किंग करते हैं हम। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ रूपा ड्रेसेज एज ऑन 31 मार्च 2025। आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, इन द ट्रायल बैलेंस बैड डेट्स आपको गिवन है 12,200, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का ओपनिंग बैलेंस है 7,500, डेटर्स आपको दे रखा है 2 लाख। ऑल दीज आर इन्फॉर्मेशन गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स आप सभी जानते हैं कि फर्दर बैड डेट्स के लिए अपन को एंट्री करनी होती है। बोले बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स हमारे रिड्यूस हो जाएंगे।
and Rupert Research makes a provision for the bad and doubtful debts at the rate of 5% on debtors. The amount of such provision to be shown in the balance sheet as on 31st March 2025. देखिए आपको पेंडल का अमाउंट नहीं पूछा, जनरली जो क्वेश्चन होता है उसमें पूछता है कि हाउ मच अमाउंट टू बी चार्ज फ्रॉम द पेंडल। यहाँ पेंडल से अमाउंट चार्ज करने की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बात करें कि हमारा जो क्लोजिंग प्रोविजन होगा जो डेटर्स में से माइनस करना है बैलेंस शीट के अंदर, वो प्रोविजन क्या होगा। तो बेटा वो सिंपली अपन बिना अकाउंट बनाए इसका आंसर दे सकते हैं। डेट इज हमारे जो डेटर्स हैं, डेटर्स कितने के थे ट्रायल बैलेंस में 2 लाख के, हमारे फर्दर बैड डेट्स कितने के हो गए, इसमें से माइनस कर देंगे हम फर्दर बैड डेट्स, डेट इज 1800। एग्री यहाँ पे, तो 2 लाख में से हम 1800 माइनस कर देंगे, जो अमाउंट हमारा बचेगा 1,98,200 और इसका हम कितना निकाल लेंगे 5% निकाल लेंगे। सो इसका जो 5% आएगा डेट इज दी 9910, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये आपका इनकम्प्लीट जो आपके अकाउंट्स थे फाइनल अकाउंट, उसमें से पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए देखिए क्या क्या रखा है आपको। इफ कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज 80,000, एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल आपको दे रखी है 80,000, कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर इज 60,000, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स आपको दे रखा है 40,000 एंड लॉस फॉर द ईयर इज 1,20,000। फाइंड दी कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आपको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना है। तो सिंपली ओपनिंग कैपिटल क्या होती है, देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं ओपनिंग कैपिटल। अगर हमने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किए तो उसको हम प्लस कर देते हैं, ड्राइंग्स को हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमें लॉस हुआ है तो उसको भी हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, और क्या आ जाता है आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। एग्री यहाँ पे, तो क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है एंड ऑफ द ईयर की कितना 80,000, लॉस आपको कितना दे रखा है 1,20,000, ड्राइंग्स आपको कितना दे रखा है, ड्राइंग्स आपको दे रखा है 40,000, एडिशनल कैपिटल कितनी दे रखी है आपको 60,000, एडिशनल कैपिटल 60,000 और ओपनिंग कैपिटल आपका x। तो अगर हम रिवर्स कैलकुलेशन चलें तो 80 प्लस 120 ये हो गया आपका 2 लाख, 2 लाख प्लस 40 240, 240 माइनस 60, 240 माइनस 60 डेट इज आपका 1,80,000। सो ओपनिंग कैपिटल इज 1,80,000, 1,80,000 इज दी ओपनिंग कैपिटल। एग्री यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं हम। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ए जॉइंट वेंचर हैज ए डेफिनेट लाइफ। ऑब्वियसली जॉइंट वेंचर डेफिनेट लाइफ एंड डेट इज स्पेशल पर्पज के लिए बनाया जाता है, यहाँ पे स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट कंपेरेबल, या नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंपेरेबल। ठीक है, सेल्स बुक इज ए पार्ट ऑफ लेजर, नो सेल्स बुक इज नॉट ए पार्ट ऑफ द लेजर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट कंपेरेबल, यस कंपेरेबल होते हैं, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया। ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी क्या होता है आपका बेटा असेट माइनस लायबिलिटी होता है, असेट प्लस लायबिलिटी नहीं होता है। सो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। सो राइट आंसर इज ए जॉइंट वेंचर हैज ए डेफिनेट लाइफ। एग्री यहाँ पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये आपका कंसाइनमेंट का क्वेश्चन है यहाँ पे, और कंसाइनमेंट के लिए है कि ऑन 1 Jan 25 goods costing rupees 1,32,000 were consigned by Mr. Rana of Chennai to his agent Mr. Dana in Amritsar at a pro forma invoice price of 20% above the cost, 20% above the cost, cost पे 20% ऐड करके हम गुड्स सेंड कर रहे हैं कंसाइनी को। मिस्टर राना पेड फ्रेट चार्जेज 4,000, डेट इज दी डायरेक्ट एक्सपेंसेज। ठीक है, द कंसाइनी वाज पेड 2,000 पर एनम टुवर्ड्स दी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट जो कंसाइनी का बिजनेस मैनेज करने का कॉस्ट होता है, डेट इज दी एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। मिस्टर दाना पेड 1,000 एज गोडाउन रेंट फॉर 3 months एंडेड 31 March 2025। सो इंक्लूड नहीं होगा आपके वैल्यूएशन के अंदर। 3/4 ऑफ द गुड्स वर सोल्ड एट ए 33 and 1/3% ऑन द कॉस्ट, 3/4 हमने सेल कर दिया। सो क्लोजिंग स्टॉक इज 1/4। What is the value of unsold stock at the invoice price? बोले इनवॉइस प्राइस के ऊपर हमारी अनसोल्ड स्टॉक की वैल्यू कितनी आ रही है। बेटा देखिए अनसोल्ड स्टॉक की जो वैल्यू आएगी हम कैसे निकालेंगे, सिंपली हम बिना अकाउंट बनाए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, और ऑब्वियसली आपको यहाँ पे इनवॉइस प्राइस कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम कॉस्ट ले लेते हैं। बोले आपने जो कॉस्ट कितनी थी 1,32,000। एग्री,
इसका कितना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा? क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा हमारे पास 1/4, क्योंकि 3/4 तो हमने सेल कर दिया, तो 132 का 1/4 ये हो गया हमारे पास कितना? 33,000। ये तो हमारी कॉस्ट आ गई। इसमें हम प्लस कर देते हैं क्या? प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेज ऑफ द कंसाइनर। कंसाइनर की जो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेज है डेट इज दी 4,000, और इसका भी 1/4 ले लेंगे अपन, तो 1,000 की ये एक्सपेंसेज आ गए। टोटल हो गए हमारे पास कितना? 34,000। एग्री यहाँ पे। और इसमें हम प्लस करेंगे क्या? प्रॉफिट, डेट इज द लोडिंग, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पूछा है। ध्यान रखिएगा बेटा कि यहाँ पे एक्सपेंसेज में कभी भी प्रॉफिट ऐड नहीं होता है। प्रॉफिट कितना है? 20% अबव दी कॉस्ट। तो कॉस्ट कितनी थी हमारी? 33,000, और 33,000 का 20%, कॉस्ट का 20%, ये आ गया हमारे पास कितना? 6,600। तो टोटल हो गया हमारे पास कितना? 40,600। सो राइट आंसर इज 40,600। बात है यहाँ पे देखिए, गोडाउन रेंट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है यहाँ पे। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज, अगर आप इसका डिक्शनरी में लिंक देखेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेज आर इनकर्ड टू मैनेज द कंसाइनीज बिजनेस। कंसाइनी के बिजनेस को मैनेज करने के लिए इनकर्ड किए जाते हैं यहाँ पे। सो नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू दी गुड्स सेंड बाय द कंसाइनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, रेखा ड्रॉ ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन रेबा 20,000 payable in 3 months. On the due date, Reba could not make the payment, and Reba got it notified from the notary public on payment of noting charges ₹100. एग्री यहाँ पे देखिए, इस बिल का यहाँ पे नोटिंग करा लिया गया। ठीक है, रेबा रिक्वेस्टेड रेखा टू ड्रॉ ए फ्रेश बिल फॉर अनदर 3 months एट 12% इंटरेस्ट रेट। एग्री। अब देखिए बेटा, इसमें दो मीनिंग लिख रहे हैं यहाँ पे। जनरली नोटरी पब्लिक को जो पेमेंट किया जाता है वो ड्रॉर पेमेंट करता है यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहे हैं कि रेबा गोट इज नोटिफाइड फ्रॉम द नोटरी पब्लिक ऑन पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस ₹100। ऑब्वियसली नोटिंग चार्जेस का पेमेंट किसने किया होगा? नोटिंग चार्जेस का पेमेंट किया होगा ड्रॉर ने पेमेंट किया होगा। इसका मीनिंग तो यही निकल रहा है यहाँ पे। एक दूसरा मीनिंग ये भी निकलता है कि सब नोटिंग चार्जेस का पेमेंट किसने कर दिया हो? बोले ड्रॉय ने पेमेंट कर दिया। ड्रॉय ने अभी पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट किसने किया है यहाँ पे? ड्रॉर ने पेमेंट किया है। एग्री यहाँ पे। सो रेबा रिक्वेस्टेड रेखा टू ड्रॉ ए फ्रेश बिल फॉर अनदर 3 months एट 12% इंटरेस्ट रेट। द अमाउंट ऑफ फ्रेश बिल, बोले फ्रेश बिल का अमाउंट कितना होगा? तो देखिए, ओरिजिनल बिल का अमाउंट कितना था? 20,000। अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ऑन पेमेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस, तो ऑब्वियसली ऑन पेमेंट किसने किया होगा? पेमेंट किया होगा ड्रॉर ने। एग्री, ड्रॉय ने पेमेंट नहीं किया होगा। यहाँ पे ड्रॉई है आपकी रेबा। एग्री यहाँ पे। सो यहाँ पे 100 रुपीज भी यहीं पे ऐड हो गए। टोटल बिल का अमाउंट कितना हो गया आपका? 20,100, और 20,100 पे 12% कितने महीने के लिए? 3 months के लिए अपन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो 20,100 का 12% और 3 months के लिए अगर हम अलग अलग कैलकुलेशन करें तो इसके आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो अमाउंट आ रहा है आपका 2703 आ रहा है। और अगर हम इस 100 को एक्सक्लूड कर देते हैं तो 20,000 का 12%, 20,000 का 12% हो गया आपका 2400, और 2400 में 3/4 600 रुपये आपका ये हो गया, तो 20,600। ठीक है, 20,600 तो ये हो गया आपका, और 100 रुपीज़ और ऐड कर देते हैं अपन, तो और प्लस 100 का 12% 3 महीने के लिए, तो 3 रुपये ये हो जाते हैं, तो 20,600 + 100 + 3, तो टोटल आ जाता है 20,703 रुपये। ये इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एएस का क्वेश्चन है, एएस 10 का क्वेश्चन है, काफी क्रिटिकल क्वेश्चन है यहाँ पे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिलेटिंग टू द एएस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है, और आपसे पूछा है नॉट ट्रू रिलेटिंग टू द एएस। फर्स्ट कह रहे हैं कि एक्सक्लूड द अकाउंटिंग फॉर रियल एस्टेट डेवलपर्स। देखिए, जो आपका एएस 10 है रियल एस्टेट डेवलपर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नो रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर फिक्स एसेट्स आर लेड डाउन। देखिए कह रहे हैं नो रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर फिक्स एसेट्स आर लेड डाउन। बेटा एएस 10 रिकग्निशन क्राइटेरिया की तो बात करता ही करता है, और रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या होता है? 2 कंडीशन थी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल होनी चाहिए, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबल। यहाँ पे ये 2 ही रिकग्निशन क्राइटेरिया था, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स।
रिकग्नाइजेज द रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स, यस ट्रू है हमारा, और डज नॉट डील विद द जॉइंटली ऑन्ड असेट्स, यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। सो राइट आंसर इज नो रिकग्निशन क्राइटेरिया फॉर फिक्स असेट्स आर लेड डाउन, और नॉट ट्रू पूछा है यहाँ पे, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट है B&C entered into joint venture for export of the Indian handicraft goods to the overseas customer। देखिए दो co-venturer है B&C। B sent goods worth ₹2 lakh to C for export to USA। C exported goods worth 2 lakh में से 1,75,000 का उसने एक्सपोर्ट किया। कितने पे एक्सपोर्ट किया? 2,10,000 पे, एंड एग्रीड टू टेक अवे द रिमेनिंग स्टॉक। तो देखिए बेटा 2 लाख का सेंड किया था, 175 का सेल कर दिया उसने, एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, क्लोजिंग स्टॉक वो कितना रहा होगा? 25,000 का रहा होगा। आगे कह रहे हैं एट द सेम ग्रॉस प्रॉफिट रेट एट इन अदर एक्सपोर्ट। बोले जो स्टॉक टेक ओवर किया है कोवेंचर ने सेम प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर, तो पहले तो हम उसके प्रॉफिट मार्जिन निकालें। प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? 175 का 210 पे सेल किया है, सो प्रॉफिट इज 35,000 हम तो कॉस्ट पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,75,000 इंटू 100, डेट इज जीपी रेट आ गया कितना आपका? 20% इज द जीपी रेट। एग्री यहाँ पे? तो ये तो हमारी कॉस्ट आ गई, और इसमें हम प्लस कर देते हैं 20%, सो 20%, 25,000 का 20%, ये हो गया आपका 5,000। सो इनवॉइस प्राइस जो इसकी रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी? 30,000। ठीक है, तो 30,000 की इनवॉइस प्राइस पे कोवेंचर ने गुड्स को अपने पास रख लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 असर्शन। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका मतलब यह है कि इसमें से 3 स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है और एक स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है द बायर गेट द immediate possession but not ownership under the installment payment system on signing of the contract। बेटा इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के अंदर पोजीशन भी मिल जाता है और ओनरशिप भी मिल जाती है। किस केस में ओनरशिप नहीं मिलती है? हायर परचेज के केस में ओनरशिप नहीं मिलती है, वो लास्ट जब आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं तब ओनरशिप मिलती है। सो दिस स्टेटमेंट इज कौन सा हो गया? ये आपका फॉल्स हो गया आपका। ए मेरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन टू कवर द क्लेम फॉर द लॉस। देखिए ये लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो दिस स्टेटमेंट अगेंस्ट फॉल्स। फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांचेज इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इज रिक्वायर्ड। ये हमने पढ़ा है कि इंडिपेंडेंट जो ब्रांचेज होती हैं वो अपना ट्रायल बैलेंस हेड ऑफिस को सेंड कर देती है, एंड देन हेड ऑफिस इनकॉर्पोरेट्स द ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। शॉर्ट टर्म लीजेज विच इज ऑफन कैंसलेबल इज नॉन एज द लिवरेज लीज। बेटा ये लिवरेज लीज नहीं बोलते हैं इसको, जो शॉर्ट टर्म लीजेज होती है जो कैंसलेबल होती हैं डेट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीज। लिवरेज लीज क्या होती है? जो लोन वगैरह पे अपन लेकर के असेट को, पहले लोन लिया, असेट खरीदी, फिर उसको लीज पे एक्वायर किया सेल करके, डेट इज कॉल्ड लिवरेज लीज। सो ये स्टेटमेंट आल्सो फॉल्स हो गए, तो राइट आंसर इज इंडिपेंडेंट ब्रांचेज। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन ए और उसका रीजन आपको दे रखा है आर। ठीक है, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, यस इंटेंजिबल एसेट बट नॉट ए फिक्टिटियस एसेट। यस, गुडविल फिक्टिटियस एसेट नहीं होती है, फिक्टिटियस जैसे P&L का डेबिट बैलेंस और जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड लॉसेज होते हैं डेट इज कॉल्ड फिक्टिटियस एसेट्स। गुडविल डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, यस फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। फिक्टिटियस असेट आर नॉट रिलाइजेबल, यस रिलाइजेबल नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है, लॉसेज की कोई वैल्यू नहीं होती है। वेयर एज गुडविल कैन बी परचेज्ड और सोल्ड, यस गुडविल को हम परचेज और सेल कर सकते हैं, अपन गुडविल का अमाउंट पे करते हैं हम। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर नॉट करेक्ट, नो। बोथ रीजन इज करेक्ट बट असर्शन इज नॉट करेक्ट, नो। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट, ना रीजन भी सही है। Assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of the assertion. So right answer is the D. ठीक है, नेक्स्ट है
DEF are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 1:1:1 equal ratio है. They decided to share the profit in the ratio of 2, 3 and 5 future ratio. The goodwill of the firm was valued at 1,80,000. ठीक है. एप्स कैपिटल अकाउंट, ऐप के कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हैं तो बेटा इसके दो तरीके, या तो आप गेन और सेक्रीफाई रेशियो निकाल सकते हैं या फिर गुडविल अकाउंट को ओपन करके गुडविल अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं. देखिए अगर इसके हम फर्स्ट एंट्री करें तो गुडविल अकाउंट डेबिट आपका 2DE और F इक्वल रेशियो था. सो 180 को इक्वल रेशियो में अपन डिवाइड करेंगे तो F हमारा क्रेडिट कितना हो रहा है, 60,000 से क्रेडिट हो रहा है. एग्री यहाँ पे. अब जब गुडविल अकाउंट को क्लोज करेंगे DE और F में 2 गुडविल अकाउंट, तो यहाँ F में किस रेशियो में क्रेडिट होगा, यहाँ आएगा आपका 1,80,000 इंटू न्यू रेशियो. न्यू रेशियो क्या आ गया आपका 5/10 डेट इज 90,000. सो 60,000 क्रेडिट हुआ और 90,000 डेबिट हुआ. सो डेबिटेड बाई ₹30,000. एग्री. यहाँ पे नेट जो इम्पैक्ट आएगा 30,000 से क्या होगा, डेबिट होगा आपका. ठीक है. चल नेक्स्ट है मिस्टर रणवीर इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए. द टोटल कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स स्टूड एट 45,000 आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, revaluation of fixed asset and liabilities and transfer of reserve. That is the adjusted capital of the old partners. What amount should be brought in by the new partner as his share of capital at the time of admission? देखिए ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल आपको दे रखी है, तो अगर 1/4 के लिए वो आ रहे हैं तो पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल रही वो 3/4 के लिए कितना 45,000. तो 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 डेट इज 60,000. और 60,000 में न्यू पार्टनर का शेयरिंग कितना 15,000. सो फर्स्ट आंसर तो हमारा 15,000 आ गया. सेकंड कह रहा है मिस्टर रणवीर ब्रिंग्स 20,000 एज कैपिटल फॉर हिज 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर डिसाइड टू एडजस्ट देयर कैपिटल इन अकॉर्डेंस विद देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. व्हाट शुड बी द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. तो बेटा 1/4 के लिए कितना लेके आ रहे हैं 20,000. सो टोटल जो कैपिटल होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट. सो 20 इंटू 4 वेरी सिंपल क्वेश्चन 80,000. सो आंसर इज ए. एग्री यहाँ पे. तो ये हमारे MCQ क्वेश्चन थे. ठीक है. और सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी भी हमारा मॉडरेट है. अभी आज के सेशन में अपन MCQ क्वेश्चन डिस्कस करें हैं. नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. थैंक यू.